और एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की साख मान सम्मान को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सांसदों को तय करना पड़ेगा कि इस तरीके के जुडिशरी में जस्टिस काम ना कर सके। अंगेज, चंगेज, कासिम और अब्दुल्ला, पता नहीं कितने लोग आए, आबर बाबर, है ना, यही कब्रें बन गई उनकी। गला काटेंगे तो आप क्या समझते हैं, आपका जिसका गला काटेंगे वो आपको छोड़ देगा? जिस घर में सांप निकलेगा उस घर में डंडे भी रखे जाएंगे। और कितने सांप इंसान को काटते हैं और कितने सांप मारे जाते हैं, ये भविष्य तय करेगा। जन्नत के चक्कर में तुम असली जन्नत जहाँ जी रहे हो उसे समाप्त कर दो, और जो नहीं मिला है उसके लिए तुम अपने पता कुकर्म करते फिरो। या तो गोलियों से हम उसको ठीक करें, बच्चों की डेड बॉडियां उठाएं। अपने देश के प्रति गैर जिम्मेदार, हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने देश के भविष्य के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। जस्टिस होने के नाते आपकी ये जुबान फिसली, आपने गलत बयानी किया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा बयान दिए, और राजनीतिक बयान है आपके जुडिशल के बयान नहीं। अगर जुडिशरी के बयान होते तो आप अपने ऑर्डर में उन तमाम कमेंट्स को लिखते। सर, जैसे जो आजकल जो माहौल हो रहा है देश का, गला काटा जा रहा है, बोला जा रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है तो मारा जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है। सर, ऐसा लग रहा है ना सरकारें हैं, ना कोई कठोर कार्रवाई हो रही, ना उसका अपोज किया जा रहा है, किसी के द्वारा भी ये बोला भी नहीं जा रहा कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। विरोध के नाम पर सर ये कहाँ तक जाया जाए जो ये हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप दुनिया भर का अध्ययन करेंगे तो आपको इस समस्या का कोई ना कोई सलूशन नज़र आएगा। विरोध तो हर समय होता ही रहेगा। जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसका विरोध होता है। ये पाकिस्तान में आतंकवाद, अफ़गानिस्तान में आतंकवाद, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, मिस्र जैसे 50 देशों में आतंकवाद जो है, और 50 देशों की सरकारें सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादियों को किस तरीके से ट्रीट करती हैं पता है आपको? बंदूकों की नोक पर, गोलियों से सीने छलनी करके। और पिछले 70 सालों से मैंने नहीं सुना कि किसी एक देश में भी आतंकवाद खत्म हो गया। हिंदुस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में लड़ती है, हिंदुस्तान की सेना जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे बम ब्लास्ट और ये हत्याएं वो हत्याएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी प्रायोजित होती रहती। फिर अब दो चीज़ें बची हुई हैं। एक ये कि मुस्लिम समाज में जो ये आतंकवाद की लंबी हिस्ट्री चली आ रही है, 1400 साल पुरानी कहें या 70 साल पुरानी कहें, जो आज की व्यवस्था में है, उसका अगर आपको अंत करना है तो सबसे पहले तो उन बातों को बातचीत के माध्यम से जनता के बीच, बच्चों के बीच ला करके एक्सपोज करना पड़ेगा और उसे ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है गोलियों से। तो दो में से कोई एक ऑप्शन दुनिया के हर देश को चुनना पड़ेगा। अब तक दुनिया भर के देशों ने गोलियों का ऑप्शन चुना, चाहे वो अमेरिका हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, लीबिया हो, सीरिया हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, नाइजीरिया हो, अल्जीरिया हो, बोको हरम हो, लश्कर तैयबा हो, अब तालिबान हो। सबके खिलाफ क्या इस्तेमाल हुआ? गोलियां इस्तेमाल हुई हैं। गोलियों से इसका अंत किया गया। यानी कि कुल मिला करके अगर एक और चीज़ बड़े पैमाने पर देखें तो इसकी जड़ें भी कहीं हैं, जिसको कुछ लोग किताब कहते हैं। इसका ट्रेनिंग का सेंटर भी कहीं पर है, जिसको मस्जिद मदरसा आप कहते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर हमें दुरुस्त करना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो गोलियों से हम उसको ठीक करें, बच्चों की डेड बॉडियां उठाएं, तब ये आतंकवाद समाप्त होगा, तब ये हिंसा समाप्त होगी, तब इस्लामिक आतंकवाद समाप्त होगा। या फिर हम बातचीत करें, या फिर हम उन बुराइयों पर जो पर्दा डाल के हमने रखा है, जिस पर हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, उसको वैसे ही पर्दे में रहने दें और हिंसा की आग में बच्चों को जलने दें। यदि भारत के सारे बेटे मेरे बेटे हैं तो मेरा ये दायित्व है कि बुराई की जड़ जहाँ पर है उसे खोद करके दुनिया के सामने एक्सपोज करके उसे जला करके नष्ट कर दो। सर, आप कह रहे हो या तो बातचीत से या बंदूक से। बंदूक से तो इसका इलाज चल ही रहा है हमेशा से। आप कह रहे हो बातचीत से भी इसका निकल सकता है। सर, जो आदमी कत्ल करता हुआ, सर सुनिए, जो आदमी कत्ल करता हुआ ये मान ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसे आप बातचीत से क्या सुधार सकते हैं? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कहाँ से उसने पढ़ा और कैसे उसके दिमाग में आया कि वो गलत नहीं कर रहा है। वो जो समाज में पढ़ाया जा रहा है, जो समाज में सिखाया जा रहा है, उसी को हम गलत और सही कहते हैं। उस बेजुबान बच्चे को जो पैदा आज हुआ, उसे कुछ पता नहीं है कि किसी की हत्या करना जायज़ है या नाजायज़ है।
लेकिन जब उसे मौलवी, उसके माता पिता, उसके मदरसे, उसकी किताबों में ये लिखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो वो बच्चा एक दिन मान लेता है कि ये करना जायज़ है, ये करना नाजायज़ है, ये करना असंवैधानिक है, ये करना संवैधानिक है। मुल्ला मौलवी मदरसे से होते हुए एक रूढ़िवादी मानसिकता को अपनी विचारधारा बना करके ये मानसिकता चली आती है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि 586 में जब मुग़ल मोहम्मद साहब के ये इस्लाम शुरू किया, तब से लेकर के आज तक कितने लोगों का कत्लेआम किया गया। सिर्फ किस लिए? सत्ता के लिए, मिट्टी के लिए, ज़मीनों के लिए, यही करने के लिए ना। अंगेज, चंगेज, कासिम और अब्दुल्ला, पता नहीं कितने लोग आए, आबर बाबर, है ना, यही कब्रें बन गई उनकी। किस लिए, क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग उसी किताब को पढ़ करके, वही चीज़ें फॉलो करके, सिर्फ सत्ता के भूख, नशे में पागल इंसान की तरह हैवानी ज़िंदगियाँ जीते रहे। ज़माना जो कल था उससे आज दुनिया बेहतर जी रही ना, आज से बेहतर कल जिएगी। तो बच्चों के सामने सच तो आना चाहिए। सच कैसे आएगा? जब कहीं बोला जाएगा, कहीं लिखा जाएगा, कहीं पढ़ा जाएगा, कहीं सुनाया जाएगा, तभी तो। जो बुराइयां हैं उसे आप एक्सपोज करिए, और जो अच्छाइयां हैं उसे भी एक्सपोज करिए, जिससे बुराइयों को समाज ले और चीज़ों को ख़त्म करे। तो मोर और लेस अगर आपको इस तरीके के आतंकवाद से खात्मा चाहिए, तो आपको रास्ता चुनना पड़ेगा उन खराब गलत चीज़ों को हटाने की। गला काटेंगे तो आप क्या समझते हैं? आपका जिसका गला काटेंगे वो आपको छोड़ देगा? जिस घर में सांप निकलेगा उस घर में डंडे भी रखे जाएंगे, और कितने सांप इंसान को काटते हैं और कितने सांप मारे जाते हैं, ये भविष्य तय करेगा। जन्नत के चक्कर में तुम असली जन्नत जहाँ जी रहे हो उसे समाप्त कर दो, और जो नहीं मिला है उसके लिए तुम अपने पता कुकर्म करते फिरो। तो जो है उसको तो जन्नत तुम समझ नहीं रहे हो, और जो नहीं मिला है वही जन्नत है। दुनिया यही करते हुए आगे बढ़ती है। वो मिल जाए तो मैं पता नहीं क्या करूँ, मिल जाने के बाद फिर वहीं ढाक के 3 पात। तो ये जन्नत का चक्कर छोड़िए, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, और देश को, समाज को, हमको, आपको, एक मुसलमान को भी ये सोचना पड़ेगा कि अच्छाई कहाँ है, बुराई कहाँ है, बुराई की जड़ क्यों है, क्यों इतने देशों में आतंकवाद है, और उसका समाप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाना। आपको क्या लगता है जो देश में हो रहा है उसके लिए कुछ कहीं थोड़ा ज़्यादा हमारी कोई राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आप अपने देश के प्रति गैर जिम्मेदार। हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने देश के भविष्य के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से इस कार्य को देख नहीं रहे हैं। तमाम लोग देखें, आप जितनी भी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हुई, आपको एक जुडिशियल सिस्टम बना देना चाहिए था कि इस तरीके की हत्याओं, इस तरीके के मर्डर, इस तरीके के रेप का ये जुडिशियल प्रोसीजर होगा तीनों कोर्ट में, 1 महीने के अंदर जस्टिस आएगा। आपने नहीं बनाया, नतीजा एक और डेड बॉडी गिर गई आपके बेटे की। आप फिर नहीं बनाएंगे, एक और डेड बॉडियाँ गिर जाएंगी। तो जब आप जस्टिस अपने राष्ट्र में स्थापित नहीं करेंगे, जस्टिस का राज स्थापित नहीं करेंगे, तो डेड बॉडियाँ गिरती रहेंगी। सर, खामी जुडिशरी सिस्टम में है। बिल्कुल। मैं छोटा था तो मुझे पता चला कि पेशकार अगली तारीख की रिश्वत लेता है। पेशकार कहाँ बैठता है? जज साहब के कनपटी के बगल में। बिल्कुल। अगर जज साहब के कनपटी के बगल में 50-50 रुपए दिन भर में 100 लोगों से ली जा रही हो, 100 बार अदालत अपने मान सम्मान को बेच देती हो, तो न्याय आपको कहाँ से मिलेगा? किस जस्टिस से न्याय मिलेगा? किस जुडिशरी से न्याय मिलेगा? किस कोर्ट से न्याय मिलेगा? ये व्यवस्थाएं तो हमारे देश की है ना, ये आज भी चल रहा है। आज जब आपके पास इतने सारे एंड्रॉयड कैमरे हैं, तब भी ये सारी रिश्वत चल रही है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी भ्रष्ट और निर्लज्ज गैर जिम्मेदार कार्यशैली अपनाई हुई कोर्टों से, जजों से, जुडिशरी से हमारे देश का भला नहीं होना चाहिए होगा। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे देश को किसी ने नष्ट किया है, नेताओं से भी ज़्यादा, पार्टियों से ज़्यादा, तो हमारे जुडिशरी सिस्टम की वजह से हुआ। ये जो 70,000 करोड़ के घोटाले हैं, इस घोटालों से ना जाने कितने आतंकवादी, कितने दंगे, कितने फसाद, कितने पत्थर, कितने आगजनी किए जा सकते हैं। हमारी अदालतों ने अब तक क्यों नहीं रिकवरी किया इस 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का? जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की वाणी जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हुए नुपुर शर्मा के मामले में निकली है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक जस्टिस होने के नाते आपकी ये जुबान फिसली, आपने गलत बयानी किया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा बयान दिए, और राजनीतिक बयान हैं आपके जुडिशल के बयान नहीं। अगर जुडिशरी के बयान होते तो आप अपने ऑर्डर में उन तमाम कमेंट्स को लिखते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने राजनीतिक जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बना करके यूज़ किया। इसके लिए जस्टिस पारदीवाला को, जस्टिस सूर्यकांत को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की साख, मान सम्मान को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सांसदों को तय करना पड़ेगा कि इस तरीके की जुडिशरी में जस्टिस काम ना कर सके, जिससे राष्ट्र की छवि जुडिशरी के प्रति नष्ट हो, बर्बाद हो।
सर हमारे कई रिटायर्ड जज ने, जो लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने खुल के कहा है कि जज साहब अपनी कार्य क्षेत्र से आगे निकल गए हैं और कहीं ना कहीं ये बयान जो है उस जो उनके सामने मैटर लाया गया था उस मैटर से हट के इतर दिया गया है, जो कि थोड़ा राजनीतिक ज़्यादा लग रहा है। और मैं आपको कहूं कि ये आपत्तिजनक, बेहद खतरनाक, गैर जिम्मेदार बयान जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत का था। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सांसदों समेत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।